तो अभी हम देखेंगे कि 4 लेवल लेज़र स्कीम क्या होता है। पहले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द 3 लेवल लेज़र स्कीम। तो अभी हम पढ़ेंगे 4 लेवल लेज़र स्कीम। तो 4 लेवल लेज़र स्कीम का ये थ्योरी पढ़ने से पहले हम एक बार 4 लेवल लेज़र स्कीम को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे 4 एनर्जी स्टेट्स हमारे पास होती हैं। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि कैसे वर्क करता है। तो 4 लेवल लेज़र में हमारे पास क्या होता है, 4 एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है ई नॉट हमारे पास होती है ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट ई नॉट हमारे पास होती है ग्राउंड स्टेट। अब ये जो ग्राउंड स्टेट होती है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स रहते हैं। इनिशियली जो नंबर ऑफ़ एटम्स ग्राउंड स्टेट में रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। फिर हम यहाँ पे लेंगे E3 जो होगा हाईली एक्साइटेड स्टेट। इसे हम बोलेंगे हाईली एक्साइटेड स्टेट। E3 को हम कहेंगे हाईली एक्साइटेड स्टेट। मीन्स क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे ग्राउंड है ई नॉट, इस पे जो ये ग्राउंड स्टेट है जिस पे नंबर ऑफ़ एटम्स हम मान लेते हैं एन नॉट, इनिशियली हाईली एक्साइटेड स्टेट होगा। तो हाईली एक्साइटेड स्टेट पे जो नंबर ऑफ़ एटम्स हम N3 को मान लेते हैं 0, बिकॉज इसका जो लाइफ टाइम होता है हाई एक्साइटेड स्टेट का वो 10⁻⁸ सेकेंड होता है। सो बहुत जल्दी जो एटम्स होते हैं वो ई नॉट से जो एटम्स बाहर से एनर्जी Hν गेन करके जो ई नॉट लेवल से जो E3 लेवल पे जाते हैं वो विदिन 10⁻⁸ सेकेंड वापस से ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। सो हमारे पास जो दूसरा लेवल है E3 के बाद जो वो लेवल होगा E2, और ये E2 लेवल को ही हम क्या कहेंगे, मेटा स्टेबल स्टेट। इस E2 लेवल को हम कहेंगे मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट वो स्टेट होगी जहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा देर के लिए स्टे करेंगे, जिसका लाइफ टाइम होता है 10⁻³ सेकेंड। मेटा स्टेबल स्टेट वो होता है जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। सो उसका लाइफ टाइम है 10⁻³ सेकेंड। अब 4 लेवल लेज़र में हमारे पास एक और एनर्जी स्टेट होगा जो होगा E1। ये भी एनर्जी स्टेट जो होगा उसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। इसमें भी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। मीन्स जैसे ही एटम्स E2 से E1 पे आएंगे वो तुरंत ही ई नॉट पे वापस से डिके हो जाएंगे, वापस से ट्रांजिट कर जाएंगे। सो इनिशियली क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो ग्राउंड पे हैं। अब वो ग्राउंड पे जो एटम्स है वो यहाँ से एनर्जी लेके हाई एनर्जी लेवल पे एक्साइट करेंगे। जैसे ही एटम्स Hν एनर्जी लेकर हाई एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, वो एटम्स हायर एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे जाएंगे, लेवल E2 पे चले जाएंगे। अब क्योंकि जो हमारे पास E2 लेवल है वो मेटा स्टेबल स्टेट है। मेटा स्टेबल स्टेट का मीन क्या है, जिसका लाइफ टाइम जो ड्यूरेशन है वो 10⁻³ सेकेंड यानी कि बहुत ज़्यादा है। और E1 जो है उसका वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम है। मीन्स जैसे ही एटम E2 से वापस से E1 पे आने की कोशिश करेगा, जैसे ही एटम E2 से E1 पे आएगा वो तुरंत ही ई नॉट पे चला जाएगा। मीन्स ऐसा होगा कि प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट होगा कि हम कंसीडर कर लेंगे कि E1 पे जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होंगे। मीन्स नंबर ऑफ़ एटम्स E1 स्टेट में रुकेंगे ही नहीं, वे डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ई नॉट स्टेट पे आएंगे। तो ये जो E2 है वहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा देर के लिए रुकेंगे। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे, और इनिशियली E1 पे जो है अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ़ एटम्स हमेशा 0 रहेंगे। सो E2 और E1 स्टेट, इन दोनों स्टेट के बीच में हमको क्या मिलता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन देखने को मिलता है, और लेजिंग एक्शन ये दोनों स्टेट शो करती है। मीन्स जो स्टेट है E2 एंड E1 दैट शोज़ द लेजिंग एक्शन, और यहाँ से हमें जो लेज़र लाइट है वो मिल जाती है। अब यहाँ पे जो है वो पंपिंग की वजह से, बाय प्रोसेस ऑफ पंपिंग एनर्जी लेके जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे जाते हैं, और उसके बाद बाय यहाँ पे जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन अकर होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन से वो E3 से E2 लेवल पे जाता है, और E2 से E1 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन अकर प्रोसेस था 4 लेवल लेज़र स्कीम।
Here atoms in ground state E0 absorb the photon energy and excited to E3। जो भी एटम यहाँ ग्राउंड स्टेट में होंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके E3 लेवल पे जाएंगे। एटम्स इन E3 गो टू मेटास्टेबल स्टेट E2 ड्यू टू द रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। जो एटम्स E3 पे पहुँच जाएंगे वो आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड मेटास्टेबल स्टेट पे जाएंगे। E2 इज़ द मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है? एटम्स स्टे हियर फॉर अ लॉन्गर टाइम। मेटास्टेबल स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा देर के लिए उस स्टेट में रुकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ अचीव बिटवीन E2 एंड E1। और इस टाइम के बीच में क्योंकि E1 का जो E1 है वो उसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो इसका लाइफ टाइम कम होने की वजह से जो एटम्स E1 पे प्रेजेंट होंगे वो डायरेक्टली ट्रांजिट कर देंगे E0 पे, वो चले जाएंगे। इस वजह से E1 पे ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो 0 होंगे और E2 पे जो है नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे। तो E2 और E1 के बीच में एक कंडीशन बन जाएगी ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। E1 लेवल इज़ प्रैक्टिकली एम्प्टी, यानी E1 लेवल जो होगा वो प्रैक्टिकली एम्प्टी होगा, यानी उसमें जो N1 होंगे वो ऑलमोस्ट 0 होंगे। सो लेजिंग एक्शन अकर्स बिटवीन E2 एंड E1। तो लेजिंग एक्शन हमें E2 और E1 के बीच में यहाँ देखने को मिलेगा। फाइनली एटम्स कैन ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन। और E1 से E0 पे जो एमिशन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा और E2 से E1 के बीच में हमें स्टिमुलेटेड मिलेगा, बिकॉज लेज़र लाइट जो है वो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन पे मिलती है जहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। ये हमने 3 लेज़र स्कीम में भी डिस्कस किया था। Finally, atoms can drop to the ground state by spontaneous emission. During stimulated emission transition हमें लेजिंग एक्शन मिलता है। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है? जहाँ पे अपर लेजिंग, मेटास्टेबल स्टेट का दूसरा नाम है अपर लेजिंग लेवल, दैट इज़ E2। E2 का दूसरा नाम अपर लेजिंग लेवल भी है। E1 का नाम है लोअर लेजिंग लेवल। लोअर लेजिंग लेवल E1, क्योंकि E2 और E1 के बीच में ही हमें लेजिंग एक्शन मिल रहा है। हाईली एक्साइटेड स्टेट जो है वो पंपिंग लेवल है E3। E3 इज़ द हाईली एक्साइटेड स्टेट जहाँ एटम्स पंप होकर यहाँ पे रुकते हैं 10⁻⁸ सेकेंड बाद, और आफ्टर दैट इट विल मूव टू द E2 स्टेट। ये इसे हम पढ़ने से पहले एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं 4 लेवल लेजिंग स्कीम और 3 लेवल लेजिंग स्कीम के बीच में, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा और क्लियर हो जाए। 3 लेवल लेज़र एंड 4 लेवल लेज़र। पहला है 3 लेवल लेज़र में वेरी हाई पंपिंग पावर इज़ रिक्वायर्ड। 3 लेवल लेज़र में हमें क्या था? बहुत ज़्यादा हाई पंपिंग पावर की रिक्वायरमेंट थी। कैसे? एटम्स फाइनली रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द मेटास्टेबल स्टेट। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं 3 लेवल लेज़र का। वो हमने वैसे पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये जो स्टेट होगी वो हम यहाँ पे जो स्टेट मान लेते हैं उसे यहाँ पे E1 कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे एक स्टेट हम E3 कंसीडर कर लेते हैं, और बीच का जो स्टेट होगा मेटास्टेबल स्टेट उसे E2 ले लेते हैं। मेटास्टेबल स्टेट इन 3 लेवल लेज़र सिस्टम। अब इस कंडीशन में क्या है कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं यहाँ पे E1 में प्रेजेंट है। अब E1 से ये नंबर ऑफ़ एटम्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी दे पंप अप टू द हायर एनर्जी लेवल E3। हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, फिर यहाँ से ट्रांजिट करके मेटास्टेबल स्टेट E2 पे पहुँचेंगे। अब लेजिंग एक्शन कब होगा? जो यहाँ पे होता है लेजिंग एक्शन E2 ऑन द ग्राउंड स्टेट। E2 एंड ग्राउंड स्टेट के बीच में यहाँ लेजिंग एक्शन होता है। अब लेजिंग एक्शन तभी पॉसिबल है जब E2 लेवल पे नंबर ऑफ़ एटम्स E1 लेवल से ज़्यादा हो। E2 लेवल पे जो नंबर ऑफ़ एटम्स होने चाहिए वो E1 लेवल से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये कंडीशन अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए कि मोर देन हाफ एटम्स। इफ़ देयर इज़ 5 एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, देन ऑलमोस्ट 3 एटम्स शुड मूव टू द एक्साइटेड स्टेट विच देन transit to the metastable state. After that only in ground state we get 2 atoms, and in the E2 level we can get the 3 atoms. Then we can say that the condition of population inversion is achieved. अगर नंबर ऑफ़ एटम्स हाफ से कम हुए तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन हमको मिल ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए जो पंपिंग रेट होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई होता है इन केस ऑफ 3 लेवल लेज़र। 3 लेवल लेज़र के केस में पंपिंग रेट हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम 4 लेवल लेज़र की बात करें तो पंपिंग रेट कम होता है। वो कैसे? अगर यहाँ से कोई एक एटम भी
एनर्जी एब्जॉर्ब करके E3 स्टेट पे जा रहा है और वो E3 से E2 स्टेट पे अगर वो एक एटम भी गया तो E1 में तो वैसे भी नंबर ऑफ़ एटम 0 हैं, तो अब पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाई होगी। मींस अगर कोई एक एटम भी E2 लेवल पे पहुंच जाता है तो भी पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन हमारी इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी। इसीलिए हमको जो इनिशियल एनर्जी चाहिए पंपिंग की वो बहुत कम चाहिए इन अ 4 लेवल लेज़र स्कीम, लेकिन 3 लेवल लेज़र स्कीम में हमारा इनिशियली एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें देना पड़ेगा ताकि मोर देन 3 एटम्स कैन मूव एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल सो दैट पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन कैन टेक प्लेस. Atoms finally return to the ground state from the metastable state. In order to achieve the population inversion, pumping has to be go on until more than half of the ground state atoms reach to the meta state. ये हमने डिस्कस कर लिया अभी. और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल पंपिंग पावर हमें चाहिए. द लोअर लेजिंग लेवल इज़ वर्चुअली एम्प्टी. जो हमारा लोअर लेजिंग लेवल होगा मीन्स वी आर बीन टॉकिंग अबाउट E1 लेवल. सो E1 लेवल इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी. सो कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन E1 level is almost empty, so the condition of population inversion can be easily achieved even if small number of atoms arrive to the metastable state. Number of atoms in ground state are very large. यहाँ पे number of atoms बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें high pumping power चाहिए होता है. यहाँ पे low pumping power is sufficient. इसकी जो एफिशिएंसी होती है 3 लेवल लेज़र की वो लो होती है और 4 लेवल लेज़र की एफिशिएंसी यहाँ पे बहुत हाई होती है. इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक ही इंटरमीडिएट स्टेट है, सिर्फ ओनली 1 इंटरमीडिएट स्टेट है, लेकिन यहाँ पे 4 लेवल लेज़र सिस्टम के पास हमें यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट स्टेट्स मिलती है. एंड यहाँ थर्ड है ऑपरेट इन अ पल्स्ड मोड. एंड इसका थर्ड पॉइंट है 4 लेवल लेज़र का ऑपरेट इन अ कंटिन्यूस मोड. एक बार इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है. सो यहाँ पे जो 3 लेवल लेज़र है ये पल्स्ड मोड में ऑपरेट करता है. पल्स्ड मोड का यहाँ पे मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 5 एटम है और 5 में से अगर 3 एटम्स हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं और E2 पे 3 एटम्स आ जाते हैं, तब यहाँ पे 2 एटम्स बचेंगे और यहाँ पे 3 एटम्स बचेंगे, तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन मिल जाएगी. पर अगर ऐसा हो जाता है कि आफ्टर 10⁻³ सेकेंड ये एटम जो है वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो अब हमारे लोअर एनर्जी स्टेट में 3 एटम्स हो गए, हायर में 2 एटम्स हो गए, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन वापस से लॉस्ट हो गई. पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन लॉस्ट हो गई. फिर से यहाँ से एटम को हायर एनर्जी स्टेट में जाना पड़ेगा और फिर वो E2 पे आएगा, तब जाके हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन वापस मिलेगी. दैट मीन्स दैट हमारा जो लेज़र एक्शन होता है वो कैसा चलेगा, वो पल्स्ड मोड में चलेगा. मीन्स वो मतलब लेज़र एक्शन हमें मिलेगा, आफ्टर दैट वो स्टॉप करेगा, फिर हमें मिलेगा, तो ब्रेक होके हमको मिलता रहेगा. लेकिन 4 लेवल लेज़र में क्या होगा, अगर यहाँ पे 3 एटम भी अगर हायर एनर्जी स्टेट में चले गए, मीन्स यहाँ 3 एटम्स भी हायर एनर्जी स्टेट में आ गए, तो यहाँ पे ये 3 एटम्स यहाँ आ जाएंगे. E1 में वैसे भी नंबर ऑफ़ एटम 0 है, तो हमें कंटिन्यूस लेजिंग एक्शन यहाँ मिलता रहेगा इन केस ऑफ अ 4 लेवल लेज़र. Operate in a pulsed mode. As soon as the stimulated emission start, population inversion condition is lost and lasing stops. Lasing begins again when the population inversion condition re-established, so laser light we get is pulsed of a short duration. Operate in a continuous mode. Here population inversion continues without the interruptions and laser light can be continuously obtained. सो हमने जो मेथड था, जो प्रोसेस था वो देख लिया 4 लेवल लेज़र का. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अगर हम निकालते हैं इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं N1 N2 और पंप रेट अगर हम निकालते हैं इन अ केस ऑफ अ 4 लेवल लेज़र, तो देखते हैं हमें कैसे मिलेगी. अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि Here the decay from level 3 to level 2 is ideally instantaneous. जो डिके होगा यहाँ पे 3 लेवल से 2 लेवल के बीच में, क्योंकि ये यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा कम है, तो ये डिके जो होगा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा. इसीलिए जो हमारी N3 रहेगा वो N3 का वैल्यू जो है वो इनिशियली कितना होगा, 0 होगा. द
द पॉपुलेशन रेट इक्वेशन इन अ 4 लेवल लेज़र इज़ इन द फॉर्म ऑफ, हमने पॉपुलेशन रेट 3 लेवल लेज़र में देख ली थी, अब हम 4 लेवल लेज़र के केस में हम डायरेक्टली पॉपुलेशन रेट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखना हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक स्टेट हम लेते हैं, पॉपुलेशन रेट लिखने के लिए हम एक स्टेट लेते हैं। तो मैंने ई नॉट स्टेट अगर मैंने कंसीडर किया तो ई नॉट स्टेट में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एन नॉट होगा, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन ई नॉट स्टेट जो हमारे चेंज हो रहे हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, डी एन नॉट अपॉन डी टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एन नॉट एटम्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एन नॉट एटम्स में क्या होगा, पहला कंडीशन क्या हो रहा है, ई नॉट में हमको देखना है कि क्या क्या प्रोसेस अकर हो रहे हैं। तो पहला जो प्रोसेस ई नॉट पे अकर हो रहा है वो क्या है, पंपिंग की वजह से E3 स्टेट में जा रहा है। जो नंबर ऑफ एटम्स ई नॉट पे है वो पंपिंग की वजह से यहाँ पे जा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली जो ग्राउंड स्टेट में वो डिक्रीज़ हो रहे हैं ड्यू टू पंपिंग और वो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। तो हम उसी क्या लिखेंगे, पंपिंग रेट का कांस्टेंट है पी, पंपिंग रेट का कांस्टेंट है पी और माइनस बिकॉज नंबर ऑफ एटम डिक्रीज़ हो रहे हैं और एन नॉट। तो ये पहला पॉइंट है। अब यहाँ पे ई नॉट पे दूसरा वर्क क्या हो रहा है कि ये आ रहा है हमारे पास, ये क्या है, डिके रेट की वजह से आ रहा है। डिके किसका हो रहा है, एन1 का डिके, एन1 एटम का डिके होकर वो ग्राउंड स्टेट पे ई नॉट पे आ रहे हैं। तो हमें डिके लिखना पड़ेगा। तो डिके के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट होता है ये। अभी डिके कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है, ये डिके कांस्टेंट हमें मिलता है 1 से 0 में, 1 से 0 में आ रहा है। सो डिके कांस्टेंट 1 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स n1 जो डिके हो रहे हैं n1। होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। सो डी एन नॉट बाई हम कैसे लिखेंगे, डी एन नॉट बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस पी एन नॉट प्लस गामा या डिके रेट 1 0 गामा 1 0 n1। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे E2 स्टेट की बात, अब नेक्स्ट स्टेट जो है हम E1 ले लेते हैं। अगर हम E1 स्टेट की बात करें, अब यहाँ पे E1 स्टेट में क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स dn1 बाई dt इज इक्वल्स टू, अब E1 स्टेट में क्या है कि E1 स्टेट में पंपिंग की वजह से, तो E1 स्टेट में क्या हो रहा है, E1 स्टेट में ये आ रहा है थर्ड, ये जो थर्ड है वो कहाँ से आ रहा है, वो 2 से 1 में आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है डिके होकर। जो 2 में एटम्स थे वो डिके होकर 1 में आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें आ रहे हैं, इसमें गेन हो रहा है, इसीलिए प्लस आएगा, कहाँ से 2 से 1 में आ रहा है और ये नंबर ऑफ एटम्स कौन से n2 है। तो हम पहले इसको प्लस लिख लेंगे। फिर क्या हो रहा है, इस E1 स्टेट में दूसरा काम क्या हो रहा है कि E1 स्टेट के जो एटम्स थे वो डिके होकर E नॉट में जा रहे हैं। तो इसीलिए माइनस गामा 1 0 और n1, क्योंकि ये एटम डीके होके ई नॉट में जा रहा है। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एच न्यू नॉट मतलब एनर्जी की फॉर्म में निकल रहा है। तो एनर्जी की फॉर्म में जो निकल रहा है उसे हम कैसे लिखेंगे, प्लस सिग्मा न्यू और यहाँ पे आएगा फाई न्यू। और वो जो एटम्स कौन से हैं, ये n1 है, जो एटम्स है वो क्या है, n2 माइनस n1। सो यहाँ पे आएगा गामा न्यू n2 माइनस n1, ठीक है, n2 माइनस n1। तो ये इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखा है डी n1 बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस गामा 1 0 n1 प्लस गामा 2 1 n2 प्लस सिग्मा न्यू n2 माइनस n1 फाई न्यू। नेक्स्ट अब हम अगर सेकेंड स्टेट के लिए देखेंगे, दैट इज़ E2 के लिए अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास है E2 में हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल्स n2 इज इक्वल्स टू, अब n2 के अंदर क्या आ रहा है, n2 के अंदर जो E3 स्टेट था वहाँ से पार्टिकल आ रहे हैं और जो E3 स्टेट था उसमें ऑलमोस्ट पार्टिकल n3 0 है। हमने देखा था ना, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा कम है तो हमने इनिशियली यहाँ पे क्या लिया था कि n3 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n3 0 है तो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो पंपिंग की वजह से आ रहे हैं, n0 की पंपिंग हो रही है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे Pn0, क्योंकि जो पार्टिकल्स E3 में आ रहे हैं वो Pn0 पंपिंग से ही आ रहे हैं, n0 पार्टिकल्स पंपिंग से E3 में आ रहे हैं और वो डायरेक्टली E2 के अंदर जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है Pn0। अब Pn0 इसमें आ गया, अब ये दे रहा है E1 को, अब क्योंकि इसका मतलब है ये लॉस हो रहा है और यहाँ पे डिके रेट आएगा। अब कहाँ से जा रहे हैं, 2 से 1 में, सो 2 1 और नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी n2, सो माइनस गामा 2 1 लाइक दिस एंड n2। नेक्स्ट इज यहाँ पे 2 वेव्स, लेज़र वेव्स निकल रही हैं और ये कहाँ से निकली है, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा न्यू
phi nu and n2 minus n1 like this. This process is taking place by spontaneous emission, and this process is taking place by stimulated emission, means first absorption of photon, after that emission. That's why this is plus sign and this is minus sign. Now we know that initially जो number of atoms हमारे यहाँ ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे यहाँ ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, वही एटम्स जो हैं ग्राउंड स्टेट से यहाँ एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे E3 में जाएंगे, और फिर वही एटम्स हर लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट भी होते रहेंगे। मीन्स इन नंबर ऑफ एटम्स जो रहेंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जो हर एनर्जी लेवल पे मूव हो रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, d/dt n0 प्लस n1 प्लस n2 विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि n3 तो वैसे भी 0 है। वेयर p इज़ द पंपिंग रेट, सिग्मा न्यू इज़ द स्टिमुलेटेड रेडिएशन, गामा 21 इज़ द रेट फॉर डिके प्रोसेस फ्रॉम 2 to 1 एंड गामा 10 इज़ द रेट फॉर डिके प्रोसेस from 1 to 0. So from this equation we can say that n0 plus n1 plus n2 is constant, and we also know that n0 plus n1 plus n2 is nt. Nt means the total number of atoms that are being present in the system. In steady state में क्या होगा, n0 n1 n2 constant होगा, that means that इनका differentiation with respect to time is also 0, क्योंकि ये constant है, n0 भी constant, n1 भी constant, n2 भी constant, इसका मतलब है their rate of change is also 0. If the rate of change is 0, that is if the rate of change is 0, then we can satisfy an initial condition, take n0 bar, n1 bar and n2 bar, and we can satisfy this in equations 1, 2 and 3. मीन्स हम क्या ले लेंगे कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या आ गया है कि n0 डॉट इज़ 0, n1 डॉट इज़ 0 एंड n2 डॉट इज़ 0, मीन्स देयर डिफरेंशिएशन इज़ 0. इफ़ देयर डिफरेंशिएशन इज़ 0, सो वी कैन से दैट देयर इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पार्टिकल, सो वी कंसीडर देम n0 बार, n1 बार एंड n2 बार. सो n0 बार, n1 बार एंड n2 बार ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, क्योंकि हम मान रहे हैं कि अगर वो स्टडी स्टेट में है तो स्टडी स्टेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हम n0 बार, n1 बार और n2 बार ले रहे हैं. सो ये जो था इक्वेशन 1, 2, 3, ये तो जनरल इक्वेशन था कि अगर स्टडी स्टेट नहीं हो, अगर स्टेशनरी स्टेट नहीं हो तो, लेकिन अगर हमें स्टडी स्टेट मीन्स कोई स्टेशनरी स्टेट मिल जाती है, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में हम जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर कर लेते हैं वो n0 बार, n1 बार एंड n2 बार मान लेते हैं. अब इस इक्वेशन जो हमारे पास ये इक्वेशन है 1, 2 एंड 3, इसमें क्या होगा कि d/dt ऑफ n0 0 है, ये भी 0 और ये भी 0, और यहाँ पे एक और चीज़ होगा n2 माइनस n1 ऑलमोस्ट सेम और कांस्टेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा. तो ये इनका वैल्यू 0 और इन सब का वैल्यू 0 लिख के हम इन 3 इक्वेशंस को वापस लिख सकते हैं. तो देखना इक्वेशन फर्स्ट से क्या आया, 0 इज इक्वल्स टू माइनस पी n0 बार, पी हियर पंप रेट, प्लस गामा 10 n1 बार. यहाँ से हम क्या करेंगे कि n0 बार का वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी. फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन वी फाइंड आउट n1 बार, जो हमें इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी. सिमिलरली वी कैन फाइंड फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन वी फाइंड आउट अबाउट n2 बार, जो हमें इक्वेशन नंबर 7 मिल जाएगी. वी नो दैट n0 बार प्लस n1 बार प्लस n2 बार इज nt. यहाँ पे n0, n1 और n2 की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी n0 और nt के बीच में. हमें यहाँ पे n0 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 हमें मिल जाएगा. अब इस n0 का वैल्यू, ये n0 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें n2 बार मिल जाएगा, n2 बार हमें मिल जाएगा अगर हम n0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो. और सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड n1 बार बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू. तो हमको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8, 9 एंड इक्वेशन नंबर 10 यहाँ पे मिल जाएंगी. और इनको इक्वेशन नंबर ये इक्वेशंस फाइंड करना बहुत इजी है. बस हमें यहाँ पे n0 बार का वैल्यू मिल चुका है, इस n0 बार का वैल्यू हम जाके यहाँ पे रख देंगे तो हम इक्वेशन नंबर 7 मिल जाएगा. और यहाँ पे n2 का वैल्यू, जब हम n2 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 6 में लिखेंगे तो हमें n1 बार भी मिल जाएगा. तो यहाँ से हम n0 बार, n1 बार और n2 बार का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. द स्टडी स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ लेज़र. अब पॉपुलेशन इन्वर्जन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, जो सेकेंड और
थर्ड एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है वो हमारे एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। जो ट्रांजिशन कब होता है? ट्रांजिशन तब होता है जब दो स्टेट के बीच में जो एनर्जी वो इतना सफिशिएंट हो कि वो इनके डिफरेंसेस के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ एटम्स की बात कर रहे हैं, ये N2 हो गया, ये N1 हो गया। तो ये ट्रांजिशन होने के लिए क्या होना चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस से हम बता सकते हैं कि हमारा पंप रेट कितना होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे N2 बार माइनस N1 बार लिख लेंगे। जो N2 और N1 की वैल्यू था उन दोनों को हम माइनस करके हमें इक्वेशन नंबर 11 मिल जाएगा। अब पॉजिटिव लेज़र होने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो वैल्यू होना चाहिए Γ10 वो Γ21 के ग्रेटर होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो हम ले लेते हैं कि Γ10 का वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है Γ21 से। तो Γ21 को हम इनिशियली 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ 0 आ जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें इक्वेशन नंबर 11 यहाँ से मिल जाएगी। नहीं, Γ21 इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा Γ10 के। सो Γ21 को हम क्या मान ले, अब Γ10 बहुत ज़्यादा ग्रेटर है Γ21P के। सो दिस वैल्यू इज़ 0 एंड हियर दिस वैल्यू विल बी 0 बिकॉज Γ21P एंड T बहुत ज़्यादा कम है Γ10 के। हियर Γ10 इज़ नथिंग बट द डिके रेट फ्रॉम 1 to 0। सो N2 बार माइनस N1 बार वी कैन गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस। और अभी हम जो देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 10 है वहाँ पे जब हम P(Γ21) का वैल्यू 0 रखेंगे तो भी हमें यहाँ से सेम ही इक्वेशन मिलेगी। सो N2 बार माइनस N1 बार इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू N2 बार। From equation 10 P(Γ21) tends to 0. So delta NT, that is difference between the two number of atoms, delta NT will be equals to PT NT divided by PT plus Γ21. So यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पंप रेट का वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमें थ्रेशोल्ड पंप रेट यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा।